Good morning, students. Beta, this is your lecture number 24, okay? And it's 14th of May. So in a previous lecture, we have discussed about lysosomes and vacuoles. We completed endomembrane system, okay? हमने endomembrane system complete कर लिया है. Next, we are going to move towards semi-autonomous cell organ. And from paper point of view, from competitive point of view, these are very important topics. ठीक है ना? सेमी ऑटोनॉमियस ऑर्गेनल मतलब यू मान के चलिए ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें इन दोनों मतलब सेमी ऑटोनॉमियस सेल ऑर्गेनल्स में से कोई क्वेश्चंस ना पूछे जाए. ठीक है, तो पूरा सेल चैप्टर एक तरफ और ये दो ऑर्गेनल्स एक तरफ, ये मान के चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसको हमने थोड़ा डिटेल से भी लिया है, प्लस थोड़ा धीरे स्लो स्पीड में इसको मैं करवा रही हूँ. ठीक है, ताकि चीजें आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए. देखिए कॉन्सेप्चुअल वैल्यू क्लियर रखिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है. डोंट क्रैम, जस्ट अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखिए. ठीक है ना, तो उसके बाद आप कभी भूलेंगे ही नहीं. आगे बात समझ में, बहुत ही सिंपल से सेल ऑर्गेनल्स हैं और ऐसा कुछ खास नहीं है, बट फिर भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है. आगे बात समझ में, क्योंकि आज भी जितने भी रिसर्च वर्क हो रहे हैं सेल के अंदर, बेसिकली इन दोनों का कहीं ना कहीं वहां पे बहुत ज्यादा रोल है. इन पे बहुत ज्यादा काम आज भी किया जा रहा है. क्यों किया जा रहा है वो अभी हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो बेटा देखो, सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनल्स क्या मतलब है? सेमी मतलब हाफ, ऑटो मतलब सेल्फ. ठीक है, सेमी ऑटोनोमियस हाफ सेल्फ रेगुलेटेड सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है ना. अब कैसे हाफ सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं बेटा? देखो, ऐसे ऑर्गेनल्स जिनमें खुद का डीएनए होता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम? सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनल. याद करो एक बार, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, जब हम यूकैरियोटिक सेल हमने स्टार्ट किया था, वहीं पे हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिया था. किसका? दो सेल ऑर्गेनल्स विच हैव देयर ओन डीएनए. और ओन डीएनए में हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो देखो ये ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनका अपना खुद का डीएनए होता है. इनके अलावा हमने गोल्जी ऑपरेटर्स पढ़ा, क्या उसमें डीएनए था? नहीं था. इसके अलावा वी स्टडीड अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इज देयर एनी डीएनए? नो. ठीक है, तो लाइसोसोम पढ़ा, क्या वहां खुद का डीएनए था? कोई डीएनए नहीं था. आगे बात समझ में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसे सेल ऑर्गेनल्स का खुद का क्या होता है? डीएनए होता है. दे हैव देयर ओन डीएनए. ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है? सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनल में कौन से आते हैं? हमने पहले भी पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. क्लियर? ठीक है, तो देखो, दीज ऑर्गेनल्स हैव सेल्फ आरएनए प्लस राइबोसोम. ठीक है, ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं. देखो इसमें क्या है? खुद के राइबोसोम्स भी हैं. आगे बात समझ में, केवल और केवल ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर राइबोसोम्स मिलते हैं. और कौन से होते हैं वो? सेम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद के प्रोटीन्स. ठीक है, इस खुद के प्रोटीन ही राइबोसोम्स. ठीक है, और राइबोसोम्स खुद के राइबोसोम्स होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं? दे आर कैपेबल टू परफॉर्म, दे आर कैपेबल टू रेगुलेट मोस्ट ऑफ देयर फंक्शंस. ठीक है, अपने कुछ एक फंक्शंस को क्या कर सकते हैं? मोस्टली फंक्शंस को क्या कर सकते हैं? सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं. देखो, रेगुलेशन के लिए नो डाउट न्यूक्लियस होता है. पूरे सेल को रेगुलेट करने के लिए न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उसमें डीएनए है और बहुत अबंडेंट अमाउंट में है. लेकिन ये सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिसके पास खुद का डीएनए होने की वजह से कुछ एक्टिविटीज ये खुद अपने आप रेगुलेट कर सकते हैं. अपने कुछ डिसीजंस ये खुद ले सकते हैं. आगे बात समझ में, तो इसीलिए इनको क्या कहा है? सेमी ऑटोनोमस. और ध्यान रखना, यहाँ जो डीएनए होगा दैट वुड बी सर्कुलर इन नेचर.
कैसा होगा, सर्कुलर। देखो ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, मैं दोबारा डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि काफी स्टूडेंट्स नए हैं, ठीक है ना। तो बेटा हम पहले भी इस चीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि देखो अगर हम बात करें आपके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की तो ऐसे गोल होगा, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होगा, नो डाउट, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होगा और ऐसा जो है गोल होगा, सर्कुलर होगा, बोथ एंड्स आर नॉट फ्री, ठीक है, वो एक साथ मिले हुए सर्कुलर होता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे ऑर्गेनलर डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर, ऑर्गेनलर राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 70S। इसके अलावा जो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे वो कैसे होते हैं, वो 80S होते हैं, चाहे वो राइबोसोम्स फ्रीली साइटोप्लाज्म में हो, चाहे वो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे हो, चाहे वो राइबोसोम्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के सरफेस पे हो। आगे बात समझ में, वो सारे 80S होंगे। तो इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास तीन जगह राइबोसोम्स मिले न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है, सॉरी 4 जगह न्यूक्लियस के सरफेस आउटर मेम्ब्रेन पे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल होते हैं और प्लस कहाँ होते हैं, ऑर्गेनल्स में। और ऑर्गेनल्स में भी केवल 2 ही ऑर्गेनल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर, ठीक है। तो अब देखो जो शुरू के 3 हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस पे, ठीक है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म में, वो सारे 80S, ठीक है। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं। अच्छा यूं बताओ 70S राइबोसोम और कहीं पढ़े हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म में पढ़े हैं? शाबाश, पढ़ाया है आपको, एग्जैक्टली प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जितने भी राइबोसोम्स होते हैं सारे के सारे कौन से होते हैं, 70S। तो कहीं ना कहीं बिहेवियर किसके जैसा दिख रहा है, प्रोकैरियोट्स के जैसा दिख रहा है। वहां पे भी जो डीएनए था दैट वाज सर्कुलर। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने आपको पेपर में दिया था कि बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल और यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल को कंपेयर करना है, ठीक है। मोस्टली बच्चों का गलत था, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने जब आपका पेपर डिस्कशन किया था, ठीक है ना, मैंने कल पेपर डिस्कशन किया था रात में, तो उस टाइम पे मैंने आपको उसका आंसर बताया है और यू हैव टू राइट दैट आंसर इन योर नोटबुक, ठीक है। वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए। देखो सेल अब ऐसा पढ़ लो कि यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप बिना पढ़े आंसर लगा सको, ठीक है ना, आंसर सही कर सको, समझ के चीजों को करो। तो देखो हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और हमारे ऑर्गेनल्स के अंदर का जो डीएनए होता है वो भी कैसा होता है, वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होगा, वो लीनियर होगा, यूकैरियोटिक सेल। क्लियर, ठीक है। तो देखो बेटा These organelles also have self RNA, खुद का RNA होगा, खुद के राइबोसोम्स होते हैं और वो भी कौन से, 70S होते हैं, ठीक है। अब देखो खुद का डीएनए होने की वजह से, खुद के राइबोसोम्स होने की वजह से, ठीक है ना, these organelles are capable of regulating some of their functions by their own। कुछ फंक्शंस को ये क्या कर सकते हैं, अपने आप रेगुलेट कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। सम ऑफ देयर फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय देयर ओन, लेकिन फॉर सम फंक्शंस, कुछ फंक्शंस के लिए दे आर डिपेंडेंट अपॉन न्यूक्लियर डीएनए। कुछ फंक्शंस के लिए किस पे डिपेंडेंट है, न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई दे आर डिफाइंड एज, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनल्स। क्लियर, ठीक है। अच्छा जहां तक बात है ओरिजिन की, ये कैसे आए, मतलब ये बने कैसे हैं, सारे ऑर्गेनल्स एक अलग से हैं और ये 2 ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग है, मतलब खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं और फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी है ना, ये भी आपने पढ़ा है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से होते हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर उन्होंने पूछा है कि एनिमल सेल में कौन कौन से होते हैं, तो न्यूक्लियस
तो चलो ऑप्शन में नहीं देंगे वो आपको, बट एनिमल सेल की बात की तो माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बट अगर यूं कहते हैं ना प्लांट सेल में कौन कौन से, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों आएंगे। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपसे पूछा गया। और अगर सेल नहीं, उन्होंने क्या किया है, सेल को नहीं कहा है कि कौन से टाइप का सेल है, ठीक है, स्पेसिफाई नहीं किया है, तब फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और ऑप्शन में अगर न्यूक्लियस है तो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड, कैन नहीं, यू हैव टू इंक्लूड न्यूक्लियस ऑल्सो, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, खुद का डीएनए, सेल्फ डीएनए, सेल्फ राइबोसोम, क्लियर। अब देखो ओरिजिन, ये कहां से, ऐसा क्यों, मतलब अलग से कैसे हो गए, व्हाई दे आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल, मतलब सेमी ऑटोनोमियस ऑर्गेनल्स आए कहां से, पहली बार कहां से है, ठीक है, मतलब सेल में अलग से आए कहां से, इनका ओरिजिन क्या है। तो देखो बेटा, ओरिजिन की जहां तक बात है, ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब खुद का डीएनए होने की वजह से ये अपना नंबर खुद इंक्रीज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन। जैसे एक सेल स्प्लिट होके दो सेल में डिवाइड होता है ना, इसी तरीके से फिशन प्रोसेस से, ठीक है ना, ये क्या कर सकते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब ये हमेशा प्री एग्जिस्टिंग वंस से आते हैं। प्री एग्जिस्टिंग वन मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया आपका है तो ये डिवाइड करके 2 बनाएगा। आ रही बात समझ में, फिशन, ठीक है। तो फिशन प्रोसेस से आते हैं, आ गया समझ में। इसका मतलब डी नोवो सिंथेसिस नहीं होती, दे कैन नॉट बी ओरिजिनेटेड डी नोवो। डी नोवो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ इन द सेंस मतलब कि अपने आप से जो सिंथेसिस हो रही है, इसकी सिंथेसिस होने के लिए पहले क्या अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास, क्या अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास, पहले कोई एक माइटोकॉन्ड्रिया या एक क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो उससे डिवाइड करके माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे, और अगर क्लोरोप्लास्ट है तो उससे डिवाइड करके क्लोरोप्लास्ट बनेंगे, ठीक है। और इसी टाइप का पैटर्न किसका था, प्रोकैरियोट्स का। तो बेटा इसके ओरिजिन के लिए क्या दी जाती है, एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी जाती है, ठीक है। अभी हम करते हैं क्या होती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमें जो है इसको आगे एक्सप्लेन करना है। आज आपको नोट्स नहीं देंगे, इसी तरीके से जस्ट जो है आपको स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको आगे करते हैं। अब देखो बेटा, इसके ओरिजिन के लिए क्या बताया जाता है, एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी जाती है, ठीक है ना। क्या मतलब होता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का, देखो एंडो मतलब अंदर, ठीक है, सिम मतलब एक साथ रहना, ठीक है, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी जाती है। हम ये मानते हैं कि सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनल्स are believed to be एंडोसिम्बायोन्स, ठीक है। अब ये एंडोसिम्बायोन्स क्या है, ठीक है ना। एंडोसिम्बायोन्स की जगह इसके आगे आप बैक्टीरियल वर्ड भी लगा लो, दैट वुड बी मोर बेटर। बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्स, ठीक है। दे आर बिलीव टू बी बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट। मतलब क्या है, मतलब बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ एंडोसिम्बायोसिस शो कर रहा है। एंडो मतलब अंदर, सिम्बायोसिस, ठीक है। सिम का मतलब एक साथ रहना, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक साथ है। अब समझते हैं ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है। देखो माना जाता है, पहले समझा देती हूँ फिर मैं लिखवा दूंगी। माना जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और एक कोई और बैक्टीरिया, ठीक है, कोई प्रोकैरियोट, ठीक है ना, दोनों अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे, दोनों अलग अलग टाइप के सेल थे, ठीक है। किसी कारण से उस बैक्टीरिया ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया, खा लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, खाने के बाद, मतलब एक कहानी बता रही हूँ, कहानी याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो मैं डायग्राम शो कर देती हूँ। क्या है, मान लो ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है,
ठीक है, ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया 1, ठीक है। और मतलब इसका काम क्या है कि ये रेस्पिरेशन शो करता है, कैन शो रेस्पिरेशन, या सेल 1 कर लो, वो ज्यादा बेटर है। दिस इज सेल 1, ठीक है ना, एक सेल। आगे बात समझ में। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सेल्फ रेगुलर, मतलब कि ये क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन शो कर सकता है। अब खुद का सेल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना, तो इसका खुद का डीएनए होगा, इसके राइबोसोम्स होंगे, ठीक है, इसका आरएनए होगा, इस तरीके से। क्लियर, ठीक है। अब क्या है, मान लो ये कोई और बैक्टीरिया है, इसी के आसपास कोई और बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है आपका सेल 2, दोनों प्रोकैरियोट्स है, ठीक है ना, दोनों प्रोकैरियोट्स मान लेते हैं, या आप यूकैरियोट्स भी कह सकते हैं, एक को प्रोकैरियोट एक को यूकैरियोट। इसका अपना खुद का डीएनए, इसके राइबोसोम्स और इसका खुद के आरएनए, और बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि टू डिफरेंट सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, दो डिफरेंट सेल्स क्या है, प्रेजेंट है। अब एक बड़ी सेल ने छोटी सेल को बाई चांस क्या कर लिया है, एनगल्फ कर लिया है, ठीक है। जो बड़ी सेल थी उसने छोटी सेल को क्या कर लिया है, एनगल्फ कर लिया है, ठीक है। लार्ज सेल एनगल्फ स्मॉलर सेल। अब स्मॉलर सेल का खुद का डीएनए भी था, खुद के आरएनए भी थे, प्रोटीन भी थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मतलब वो अपना एक काम कर रहा है, उसका अपना एक फंक्शन है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो वो हमें अकेले परफॉर्म कर सकता है। अब क्या हुआ, क्या जैसे ये आपका दूसरा सेल हो गया, ठीक है, और इसकी बॉडी में क्या आ गया है, एक और सेल आ गया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों सेल को एक दूसरे, दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहे हैं। सिम्बायोटिक मतलब एक साथ दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रहना, उसको क्या बोलते हैं, सिम, एक साथ, बायोटिक लिविंग। तो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको इससे फायदा हुआ और इसको इससे। मान लो ये रेस्पिरेशन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये रेड वाला क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन करता है और एटीपी बना के दे रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है, ठीक है। तो इसको बड़ी वाली सेल को क्या मिल गया, बनी बनाई एटीपी मिल गई, है ना। और ये जो है छोटी वाली सेल को रहने के लिए एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिल गया, सेल के अंदर रह रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों को एक दूसरे से फायदा हुआ, और जब दोनों को एक दूसरे से फायदा हुआ तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि हम एक साथ ही रह जाते हैं, ठीक है। तो बोथ सेल्स गेट बेनिफिट from each other, ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। अब ये इसके बिना नहीं रहना चाहता और ये इसके बिना नहीं रहना चाहता, ठीक है। आगे बात समझ में। तो क्या हुआ कि मान लो ये आपका बैक्टीरियल सेल है, इसकी ग्रोथ होने लग गई और ये इसमें क्या है आपका, बोथ बिकम पार्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। दोनों क्या हो गए, एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। आगे बात समझ में। तो अब क्या हुआ कि ये इस तरीके से इसका हिस्सा बन गया कि जब ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है ना, तो इसने क्या बनाए, एक सेल से दो सेल बनाए, इसने अपना डिवीजन शो किया। इस तरीके से इसका हिस्सा बन गया कि ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होना स्टार्ट हो गया। मतलब जैसे ये डिवाइड होता है तो ये इसका फाइनल, मतलब इसकी बॉडी का ही हिस्सा बन गया। ऐसे ये सेल जब डिवाइड करेगा, बेटा मेरे पास जगह नहीं है, आप नीचे बना देना, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे करके शो कर दिया, इसको ऐसे करके शो कर दिया, ऐसे करके दो, ठीक है। तो ऐसे, मतलब मेरे पास जगह नहीं थी, आप नीचे बना लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब
अब कैसे करोगे इसको? द इंटरनल बैक्टीरिया आर पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. द इंटरनल बैक्टीरिया पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने लग गया और अल्टीमेटली इसका हिस्सा बन गया. कौन? चाहे तो माइटोकॉन्ड्रिया लगा लो, चाहे क्लोरोप्लास्ट, सेमी ऑटोनॉमस, दोनों में से कोई भी हो सकता है. तो इसका मतलब क्या है? इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. क्या बोलते हैं हम इसको? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. क्या बोलेंगे? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. बाय डायग्राम हमने इसको शो किया. तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी मतलब कहा जाता है कि ये कुछ बैक्टीरिया थे जो एंडोसिम्बायोसिस इन्होंने शो की, जिसकी वजह से क्या हो गए, ये दो सेल ऑर्गेनल्स, सभी सेल ऑर्गेनल्स से अलग है थोड़ा सा, क्योंकि ये सिम्बायोसिस से सेल के अंदर आए हैं. इनकी ओरिजिन प्रोकैरियोट्स की फॉर्म में हुई है. ठीक है, प्रोकैरियोट्स से हुई है. आगे बात समझ में, इसीलिए इनका बिहेवियर प्रोकैरियोट्स की तरह होता है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस थ्योरी को प्रपोज किया था, दैट वाज एल्टमैन, स्किम्पर एंड मार्गुलिस. ठीक है, तो देखो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, इनको, इन दो सेल ऑर्गेनल्स को एक नाम दिया जाता है. एक तो क्या बोलोगे? सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनल. दूसरा हम क्या कह सकते हैं? दे आर सेल विद इन सेल. क्या बोलोगे? सेल विद इन सेल. और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी किसने दी थी बेटा? प्रपोज्ड बाय एल्टमैन, स्किम्पर एंड मार्गुलिस. ठीक है, ये आपको याद रखना है. एल्टमैन, स्किम्पर एंड मार्गुलिस इन्होंने दी थी. ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आगे हम पढ़ा देते हैं. अब क्या है, अब बायो में कोई बात ऐसा तो है नहीं कि मन में आई वो ही बोल दिया, है ना. कुछ हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए. तो बेटा देखो, प्रूफ के तौर पे हमारे पास क्या है, हम सपोर्टिंग एविडेंस क्या लेंगे? देखो मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि ये बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोसिस शो करता है. व्हाट आर दी सपोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या सपोर्टिंग एविडेंसेस. ठीक है ना. ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है जो प्रोकैरियोट्स के जैसा दिखता है? हमने कैसे कह दिया कि ये पहले एक प्रोकैरियोट थे और बाद में यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा बन गए. ठीक है ना. तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने क्या देखा कि ये दो सेल ऑर्गेनल्स, सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के से क्या शो करते हैं? कुछ रिजेम्बलेंस शो करते हैं. ठीक है ना. तो आप यहाँ पे डालेंगे जो है एविडेंसेस, सपोर्टिंग एविडेंसेस. ठीक है, फॉर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. मतलब आप कैसे कह रहे हो कि ये प्रोकैरियोट्स थे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले प्रोकैरियोट्स थे, ये आप कैसे कह सकते हो? ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है? दे कौन है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है ना. दे हैव साइज सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स. ठीक है, प्रोकैरियोट्स के जैसा इनका साइज होता है. आगे बात समझ में. एंड दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 to 10 माइक्रोमीटर के आसपास. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो साइज है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा ही है जितना प्रोकैरियोटिक सेल का साइज है. ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल का तो बड़ा होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर लेते हैं हम. ठीक है, इसके बाद सेकेंड देखो बेटा, सेकेंड एविडेंस क्या दोगे आप यहाँ पे कि
यहाँ ये क्या करते हैं, डिवाइड बाय सिंपल डिवीजन, दे डिवाइड बाय सिंपल डिवीजन। ठीक है, जब ये डिवाइड करते हैं तो एक नॉर्मल डिवीजन से डिवाइड करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस होता है डिवीजन से। ठीक है, इनका नंबर डिवीजन प्रोसेस से क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या देंगे कि दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स। ठीक है, और वो भी कौन से, 70s, सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी क्या होते हैं, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, वो भी 70s होते हैं, और यहाँ पे भी क्या होते हैं, 70s। इसके अलावा दे आर ओन डीएनए, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी, सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इसके अलावा जो जीन इसके डीएनए में मिलते हैं, सेम टाइप के जीन किसमें मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में। जीन्स प्रेजेंट इन दी डीएनए ऑफ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल आर सिमिलर टू, ठीक है, सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, तो जीन्स प्रेजेंट इन cell DNA or present in DNA of semi-autonomous cell organelles are similar to genes present in prokaryotic DNA। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में है, रिगार्डिंग द सपोर्टिंग एविडेंस। क्लियर? ठीक है ना, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने ऑर्गेनल्स वन बाय वन। ठीक है, पहले माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे, उसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, आज माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जितना होता है उतना देखते हैं। ठीक है ना, जितना मैं करवा सकती हूँ उतना देखते हैं, थ्योरी कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कर लेते हैं, फंक्शंस फिर हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। So mitochondria is one of the semi-autonomous cell organelle। ठीक है, जहां तक बात है डिस्कवरी की, तो सबसे पहले इसे कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। ठीक है ना, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कॉलिकर इन इंसेक्ट थाई मसल्स। ठीक है, इंसेक्ट के थाई मसल्स के अंदर उन्होंने देखा था, इसको ऑब्जर्व किया था जस्ट। ठीक है, बट जो क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी है दैट इज गॉन टू फ्लेमिंग एंड आर्टमेंट। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की है, फ्लेमिंग। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑब्जर्व लिखा है तो कॉलिकर, और अगर डिस्कवरी पूछी है तो फ्लेमिंग एंड आर्टमेंट। लेकिन जब डिस्कवरी की तो देखो नाम अलग अलग दिए। फ्लेमिंग ने इसे नाम दिया फाइला एंड आर्टमेंट कॉल्ड इट बायोप्लास्ट। ठीक है, बायोप्लास्ट टर्म दी इसको। ऐसे ही फ्लेमिंग ने इसको क्या नाम दिया, फाइला वर्ड नाम दिया। ठीक है, देन कॉलिकर ने जब इसकी डिस्कवरी इसको जब ऑब्जर्व किया था, इसका नाम क्या दिया था, सर्कोजोम। आगे बस समझ में, सर्कोजोम टर्म दी थी। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी में भी ये डाटा दिया हुआ है। बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म माइटोकॉन्ड्रिया को प्रपोज किया। ही गेव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? देखो बेटा, चीजें मतलब देखी किसी और ने, ठीक है, डिस्कवरी किसी और ने की, अल्ट्रा स्ट्रक्चर कोई और देख रहा है, ठीक है ना, टर्म कोई और दे रहा है, तो सब चीजें आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली याद करनी है। इसके बाद देखो, अगर हम बात करें अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको किसने देखा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखा पैलेट ने एंड सोजेस्ट्रेंट ने।
ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के और भी बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग बेसिस पे नाम है। जैसे देखो कॉन्ड्रियोसोम है, कॉन्ड्रियोमाइट है, फाइला वर्मिकुलस है, ठीक है, प्लास्टोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा पावर हाउस ऑफ सेल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि एटीपी की प्रोडक्शन करता है। बैटरी ऑफ सेल भी कई बार इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। सेल विद इन सेल अभी हमने पढ़ा था, ये भी बोल देते हैं। तो इसके जो निकनेम है बहुत सारे हैं, ठीक है ना। एटीपी फैक्ट्री ऑफ द सेल ये भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं इसके, दैट यू हैव टू लर्न, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं इसके नंबर की। देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया इज जनरली अ पर्टिकुलर ऑर्गेनल दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है ना। एटीपी प्रोडक्शन यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन में इसका मेन रोल होता है, आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। तो देखो एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, ऑब्वियसली जिस सेल को जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है वो सेल उतना ही ज्यादा उसमें क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलरी है माइक्रोएस्टेरियाज, ठीक है। माइक्रोएस्टेरियाज में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया एक ही सेल में मिलेगा। आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ओनली सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, क्लियर, ठीक है। इसके बाद प्रोटोजोन, जैसे अमीबा है, एक बड़ा अमीबा है, जेंट अमीबा, कॉस नाम है इसका, ठीक है। यहाँ पे 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, कुछ बुक्स इसको 5 लाख लिखती हैं, कुछ 50,000 लिखती हैं, या यू कैन गो विद 50,000, ओके। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मसल्स किसमें मिलते, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मिलता है, तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी के अंदर एनर्जी कंजप्शन में जरूरी होता है, ठीक है ना, वहां पे सबसे ज्यादा मिलता है। आगे बात समझ में, तो देखो फ्लाइट मसल सेल्स, ठीक है ना, इंसेक्ट की फ्लाइट मसल सेल्स है, बर्ड्स की फ्लाइट मसल सेल्स है, उनके मसल सेल्स में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, नियर अबाउट 50 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। आगे बात समझ में, ठीक है। जहां तक साइज की बात है, आप एनसीईआरटी का डाटा याद करेंगे, दैट इज, अगर हम डायमीटर की बात करें तो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका, और 1 माइक्रोमीटर टू 1.4 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। नाउ शेप की जहां तक बात है तो सॉसेज शेप, ठीक है, सॉसेज शेप कहेंगे। सॉसेज शेप कैसा होता है, कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप की शेप, ठीक है ना। इसके अलावा सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, और जो है फिलामेंशियस हो सकता है। जैसे अगर हम ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो वहां पे ये जो है स्पाइरली अरेंज होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग शेप होती है अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में। अब जहां तक बात है माइटोकॉन्ड्रिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक फ्रॉम हेयर, ओके। रिगार्डिंग इट्स स्टेनिंग, ठीक है ना, स्टेनिंग की जहां तक बात है तो इसकी स्टेनिंग जो है किससे होती है, अगर कोई आपसे पूछ ले, ठीक है ना, इट टेक्स वाइटल स्टेनिंग। क्या होती है, कभी स्टेनिंग प्रोसेस करवाएंगे आपको ब्लैक के अंदर, तब समझाएंगे वाइटल स्टेनिंग, क्योंकि अब ये समझाने लग जाएंगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वाइटल स्टेनिंग के अंदर आपको याद रखना है, कौन सी स्टेन याद रखना है, जेनस ग्रीन एंड जेंटियन वायलेट, ठीक है, जेनस ग्रीन, जेनस ग्रीन एंड जेंटियन वॉयलेट स्टेन। ये स्टेन आपको याद रखने हैं, एम्स में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, बहुत साल पहले आया था ये क्वेश्चन कि कौन सी स्टेन अटेन करता है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो स्टेनिंग आपको याद रखनी है, कौन सा पर्टिकुलर पार्ट और जो है पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल कौन सी स्टेनिंग ले रहा है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा दूंगी मैं, ठीक है ना, ये स्टेन आप लिख लेना। अब देखो, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो मान लो आधे से ज्यादा फंक्शंस आपके क्लियर हो जाएंगे माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको खींच लो, वाइटल स्टेन रहता है। अच्छा, पावर हाउस ऑफ सेल इसको किसने कहा था, सीक्विज ने कहा था, सीक्विज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ सेल, पावर
हाउस और सेल, ये कुछ डाटा है जो आपको याद रखना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, सबसे पहली बात हमने देखी कि इट इज डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बाहर की माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और अंदर की माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो एक बार बना लेते हैं हम। देखो, मान लो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और आपको पता है कि मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, दो फेस होते हैं। हर मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, दो फेस होते हैं, है ना। तो इस मेम्ब्रेन के भी क्या है, दो फेस हो गए। भाई लिपिड बाइलेयर होती है ना, तो दो फेस हो गए। ये क्या हो गई, दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी क्या होती है, देखो ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ये ऐसे स्ट्रेट नहीं होगी, ठीक है ना। ये कैसे होगी, कुछ ऐसे फोल्डिंग शो करेगी, कुछ इस तरीके से फोल्डिंग शो करेगी। आगे बात समझ में, ठीक है ना, ऐसे, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके भी देखो दो फेस होंगे। सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी, इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये भी क्या हो गई है, दो इसके भी फेस हो गए हैं, ठीक है। बट ये किसकी फॉर्म में है, इनफोल्डिंग्स की फॉर्म में। सो दिस वन इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ध्यान रखना दोनों ही 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। हमने जनरली पढ़ा है कि जो मेम्ब्रेन्स होती है वो कितनी होती है, 70 to 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस जो करती है। बट यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो 60 एंगस्ट्रॉम थिक होगी, ठीक है। अब देखो, दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है इसके बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस स्पेस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर इसी को क्या कह देते हैं हम, आउटर चैम्बर। देखो, हर चीज क्लियर होनी चाहिए, डायग्राम क्लियर होगा तो आगे फोटोसिंथेसिस जब पढ़ोगे, रेस्पिरेशन जब पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस तो नहीं, रेस्पिरेशन जब आप करोगे वहां ये चीज बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना, रेस्पिरेशन के दौरान। क्योंकि वहां जितने भी प्रोसेसेस है हमें देखना है कि कौन सा कहाँ क्या होगा, ठीक है। तो आउटर चैम्बर या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है किसे कहते हैं, स्पेस बिटवीन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये जो आपने ये जो फोल्डिंग्स बनाई है, ठीक है ना, इन फोल्डिंग्स को क्या कहेंगे हम, इन फोल्डिंग्स को कहेंगे क्रिस्टी। क्या कहोगे, क्रिस्टी। प्लूरल है तो क्रिस्टी, अदरवाइज क्रिस्टा, ठीक है। एक सिस्टर्नी वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी अपरेटस में पढ़ा था। वो पैरेलल स्टैक लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, ये अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। ये क्रिस्टी है, वो सिस्टर्नी था, ठीक है ना। चीजों को लेके कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये क्रिस्टी के बीच में जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ठीक है ना, क्रिस्टी के बीच में ये जो स्पेस है, ठीक है ना, इसको कहते हैं इंटर क्रिस्टल स्पेस, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, इंटर क्रिस्टल स्पेस, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अब देखो, आपको एक चीज और ध्यान, अब यहाँ अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, अंदर जो यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहा जाता है। इस फ्लूइड को क्या कहा जाएगा, मैट्रिक्स। आगे हम करेंगे इसको, ठीक है ना, इसकी डिटेल भी करेंगे। मैट्रिक्स कहा जाएगा, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, इनर चैम्बर। क्या बोलोगे, इनर चैम्बर या आउटर चैम्बर। अब जो आउटर चैम्बर है, ठीक है ना, वो 60 to 100 एंगस्ट्रॉम वाइड होगा, हो सकता है। और इसका जो अमाउंट है, कितना है, ज्यादा है या कम है, दैट विल डिपिक्ट आइदर द सेल एज पर्टिकुलर सेल एज इन एक्टिव मोड और इनएक्टिव मोड। एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर बहुत ज्यादा एक्टिव सेल है, ठीक है ना, या यूं कहो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक्टिविटी शो कर रहा है,
ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कहो, और सेल तो ज्यादा बेटर नहीं है, अप्रोप्रिएटली क्या कहेंगे हम कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर किस स्टेट में है, एक्टिव स्टेट में है, ठीक है, तो इसका जो ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ना, ये स्पेस बड़ा मिलेगा आपको, ठीक है। वहीं अगर क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, इनएक्टिव स्टेट में है, ठीक है ना, वहीं पे ये क्या हो जाएगा, छोटा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपकी ओल्ड एनसीईआरटी जो थी उसमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन थी और वहां से बहुत पहले क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है ना। तो इसको मैं आगे लिखवाऊंगी, कॉम्पिटिटिव विंडो में जब है आएगा तो मैं लिखवा दूंगी। फिलहाल के लिए देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इसको डायग्राम को हम बाद में क्लियर करेंगे, इस डायग्राम को आगे बाद में क्लियर करेंगे। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है दैट इज मोर परमिएबल, ठीक है, ये हर चीज के लिए लगभग परमिएबल होती है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा चीज, यहाँ पे लिपिड का कंटेंट और प्रोटीन के कंटेंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। लिपिड नियर अबाउट 40% होते हैं और प्रोटीन्स लगभग 60% होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे क्या है, कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, मतलब चीजों के लिए परमिएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन ज्यादा है, ठीक है। तो पोरिन्स नाम के प्रोटीन होते हैं जो जेनेरिक चीजों की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या करना है आपको, इट बिहेव्स एज बैरियर, ठीक है, ये बैरियर का काम कर रहा है, ठीक है। बैरियर का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ ये स्मॉल आयंस को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ नहीं करता, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ जो है पर्टिकुलर सब्सटेंस होते हैं जिनको ये अपने अंदर से पास करने के लिए अलाउ नहीं करता, तो इसका मतलब ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। दूसरा, इसमें प्रोटीन का कंटेंट लिपिड के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। देखो चीजों को समझने की कोशिश करो, ओवरऑल अगर देखें, चाहे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो चाहे आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो, दोनों के अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है, लिपिड कम होता है। लेकिन रेशियो अगर हम देखें तो यहाँ 40% लिपिड और 60% प्रोटीन, ठीक है। बट यहाँ अगर हम बात करें तो 80% प्रोटीन और 20% लिपिड, ठीक है। तो रेशियो वेरी कर रहा है, वैसे प्रोटीन दोनों में ही ज्यादा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रोटीन उतनी ही परमिबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, परमिबिलिटी डिक्रीज होती है, वो स्पेसिफिक हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं, उनके लिए क्या करता है, एक पंप का काम कर रहा है, एक ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है। ग्रेडियंट कैसे, देखो बेटा, यहाँ पे आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये H पॉजिटिव आयंस को जनरली अपने अंदर से पास करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है, एक पहले ग्रेडियंट बनता है और फिर वो क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर आता है, ठीक है। इस चीज को मैं डिटेल से समझाऊंगी आपको, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इस चीज को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी, ठीक है। क्या होता है, जैसे देखो आप देखते हो कि कुकर के अंदर जब हम कोई भी चीज बना रहे हैं तो पहले स्टीम एक्यूमुलेट होती है, एक ग्रेडियंट बनता है, और जब वो इतना ज्यादा बन जाता है, इतना ज्यादा भर जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टीम इकट्ठी हो जाती है, तो क्या होती है, विसल जो है उसकी, कुकर की जो विसल है वो ओपन होती है और सारी की सारी स्टीम एकदम प्रेशर से बाहर आती है कि नहीं, है ना। तो ऐसे ही इस मेम्ब्रेन पे कुछ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं जो विसल का काम कर रहे हैं, और प्रोटॉन्स उनके अंदर से पहले इकट्ठे होंगे, पहले यहाँ पे एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, और उनके अंदर से जब एक ग्रेडियंट तैयार हो जाएगा, ग्रेडियंट यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कंसंट्रेशन में मेम्ब्रेन के अंदर और मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट से क्या होगा, वो पर्टिकुलर प्रोटीन का जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा और फिर ये प्रेशर से अंदर आएंगे और एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। इसको हम अभी आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। आगे बात समझ में, तो ये क्या है, आपको याद रखना है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो सिर्फ आप ये वाले पॉइंट्स नोट कर लेना, ठीक है। डायग्राम में आपको बनाया भेज दूंगी, मैंने जो बनाया है वो भेज दूंगी, या यहाँ से बनाना चाहते हो यहाँ से, अभी ये डायग्राम क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप सिर्फ ये वाला पार्ट नोट कर लो, इसको मिटाऊंगे नहीं क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में आपको और बताना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये लास्ट पॉइंट एक बार समझ लो, मेंटेन्स प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन व्हिच इज एसेंशियल फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि देखो, ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के दो फेस हैं,
ठीक है, कैसे? ये वाला कहलाता है जो मैट्रिक्स की तरफ, उसको बोलते हैं एम फेस। और देखो ये वाला आगे, भाई माइटोकॉन्ड्रिया है तो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में है, और साइटोप्लाज्म में है तो ऑब्वियसली क्या, मतलब बाहर की साइड इसके क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो इसको क्या बोलते हैं, साइटोसोलिक फेस बोलते हैं। आगे चल के बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, कौन सी एंजाइम कहाँ पे कैसी क्या होती है, वो सारी चीजें हमें इसमें करनी है। ठीक है, जैसे अब इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन की बात करें तो एक सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज नाम की एंजाइम होती है जो मार्कर का काम करती है, जो प्रेजेंट तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, बट काम उसका कहाँ होता है, मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के भी एम फेस पे होती है। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, बहुत ही फाइनली जो है चीजों को पढ़ना है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मैं फिर आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ले लिया होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जहां तक बात है, अभी हमने कहा कि इसकी जो फोल्ड्स होती है, इनफोल्डिंग्स जो होती है, ठीक है, ये जो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स है, इनको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहोगे, क्रिस्टी। और ध्यान रखना जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है और आपका जो आउटर चैम्बर है, वहां से रिलेट होके इनर क्या चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। ठीक है, हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे वहां पे। तो देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। ठीक है ना, और कहीं ऑक्सीडेशन होगी, कहीं रिडक्शन होगी, और ऐसे करते करते वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो देखो बेसिकली आपसे क्वेश्चन, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि साइट फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे एंजाइम्स कौन सी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान रखना क्या है। एक तो होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज नाम की एंजाइम, हमने प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ा था। प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्मिक साइड पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज था। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कहां पे मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के कौन से फेस पे, एम फेस पे क्या मिलेगा आपको, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज नाम की एंजाइम मिलेगी। ठीक है, और ये मार्कर एंजाइम है, मतलब कि अगर किसी मेम्ब्रेन में सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज मिल रहा है आपके सेल के अंदर, ठीक है, तो डेफिनेटली वो क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, मार्कर का काम कर रहा है। ठीक है ना, और किस में जरूरत होती है इस मेम्ब्रेन की, क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल ध्यान रखना मैट्रिक्स में चलेगी, फर्क है चीजों में। ठीक है ना, मैट्रिक्स के अंदर यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसके अंदर चलेगी। क्लियर? इसके अलावा एटीपी सिंथेटेज नाम की एंजाइम होती है, अभी आगे हम पढ़ेंगे कहाँ होती है। रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो क्रिस्टी है, ठीक है ना, क्रिस्टी के बारे में दोबारा से लिखा हुआ है कि इसमें इनफोल्डिंग्स होती है जिनको क्रिस्टी या ट्यूबुलाई कहा जाता है। बेसल फ्लूइड जो भरा होता है अंदर, ये हम कर चुके हैं, क्या कहते हैं उसको, मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा ये जो क्रिस्टी है, ठीक है ना, इस क्रिस्टी के अंदर यहाँ पे कुछ आपको ऐसे रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखाई देंगे, कुछ ऐसे रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, कहाँ पे, क्रिस्टी के अंदर, कुछ इस तरीके से। समझ में आया? क्रिस्टी जो है, हर क्रिस्टी के अंदर क्या होगा, के सरफेस पे क्या होगा, इस तरीके से रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। और ध्यान रखना, वो रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। क्या बोलोगे, ऑक्सीजोम्स। क्यों बोलते हैं ऑक्सीजोम्स, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आपके माइंड में ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सीजोम किसे कहा जाता है।
ठीक है। ऑक्सीजोम्स आर सर्टेन, मैंने पूरे में नहीं बना लिया, आप पूरे में बना लेना। ऑक्सीजोम्स आर सर्टेन रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर्स, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दी, ये ध्यान रखना एमसीक्यू में पूछा जाता है, मैट्रिक्स फेसिंग सरफेस ऑफ क्रिस्टी, क्रिस्टी का वो हिस्सा जो मैट्रिक्स की तरफ है, ठीक है ना, उस पे क्या होते हैं, क्या लगे होते हैं, कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिनको ऑक्सीजोम, F0 F1 पार्टिकल भी कह सकते हो, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कह सकते हो, फर्नांडिस मोरिन पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इनकी डिस्कवरी फर्नांडिस मोरिन ने की थी, इसीलिए इसका नाम बोला गया है, ठीक है ना। अब देखो हमें समझना है कि ये ऑक्सीजोम्स क्या होते हैं और ऑक्सीजोम्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, आज काफी लेंदी हो गया है लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम यहीं से कैरी ऑन करेंगे। एक चीज ध्यान रखना बेटा, आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे, आज थोड़ी सी चीजें आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है, जब लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर लिखना स्टार्ट करेंगे तो वहीं पे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना लेंगे। कंप्लीट डायग्राम मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, पूरा ओवरऑल डायग्राम क्या है कैसा है वो सारा मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है ना। और उसके बाद जो लिखवाया है पोर्शन केवल वही लिखें, ठीक है ना। मैंने नोट्स में से इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां पे मैंने बहुत ज्यादा डीपली किया हुआ है, वो मेरे सेल्फ प्रिपरेशन के लिए था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको नहीं भेजा वो। आगे बात समझ में, तो आपको जो करवाया जा रहा है आप वही पहले अच्छे से करिए, उसके बाद आपको कंपटीशन विंडो में अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। आगे बात समझ में, तो इतना कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजोम्स से कैरी ऑन करेंगे। ऑक्सीजोम्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स में क्या होता है, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, इसको भी हम आगे कवर अप करेंगे, ठीक है। बट हमें सबसे पहले पढ़ना जरूरी है कि ऑक्सीजोम्स क्या होते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।